वेलकम टू संजीवनी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूक्ष्म जीव के बारे में बात करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। सभी माताओं को, आपकी माताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। अब नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म जीव यानी ऐसे जीव जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का मतलब क्या है? यानी ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो फिर हम किससे देख पाते होंगे? तो ध्यान रखना, ऐसे जीवों को हम देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को देखते हैं किसकी सहायता से? सूक्ष्म दर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप। अब कुछ सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं पृथ्वी पर, कुछ सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव के थोड़े उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि जीवाणु। नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये क्या है? ये हैं सूक्ष्म जीव। जीवाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, जीवाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। नील हरित शैवाल को भी नहीं देख पाते हैं, माइकोप्लाज्मा को भी नहीं देख पाते हैं। तो याद रखिए ये उदाहरण किसी, ये क्या है? सब सूक्ष्म जीव। अब ये उदाहरण किसके हैं? सूक्ष्म जीव के। लेकिन ये जो जीव दिख रहे हैं आपको, जो सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं, ये किस जगत से हैं? तो फर्स्ट ईयर में जब आपने जगत का वर्गीकरण पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो उसमें आपने 5 जगत पढ़े होंगे। 5 जगत किसने दिया था? RH विट्टेकर ने दिया था। 5 जगत क्रम के अनुसार रखे थे। पहला दिया था मोनेरा जगत, दूसरा दिया था प्रोटिस्टा जगत, तीसरा दिया था फंजाई, चौथा दिया था पादप, 5वां दिया था जंतु। यानी 5 जगत दिए थे किसने? RH विट्टेकर ने। अब उस 5 जगत में से ये कौन से जगत में आता है? ये आता है आपका मोनेरा जगत में। ठीक है, ये आपका मोनेरा जगत में आता है। और यही उदाहरण प्रोकैरियोटिक सेल का भी है, प्रोकैरियोटिक कोश का भी, के 3 उदाहरण है। इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये पाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये मोनेरा जगत के हैं और भी जीवाणु पाए जा रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। जैसे डाई एटम, ठीक है। युगलीना, ये किस जगत के हैं? ये आपके प्रोटिस्टा जगत के हैं। ये आपके प्रोटिस्टा जगत के हैं।
ये कुछ उदाहरण हैं, ये प्रोटिस्टा जगत के हैं। डाइएटम यूग्लिना सूक्ष्म जीव हैं और कौन से जगत के हैं? प्रोटिस्टा जगत के ये जीव हैं। अब कुछ सूक्ष्मदर्शी कवक भी होते हैं। कवक में आपने पढ़ा होगा ईस्ट। कवक की एक खासियत सुनिए, इस पृथ्वी पर जितने भी कवक हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी कवक हैं वो सभी कवक कैसे हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब कोशिकीय का मतलब क्या है? बहुकोशिकीय का मतलब है कि बहुत सारे कोशिकाओं से बना है। क्या बॉडी बनी है? यानी बहुत सारे कोशिकाओं से बनी होती है जो बॉडी, तो वो कैसे? बहुकोशिकीय। यानी हम कैसे प्राणी है? बहुकोशिकीय या एकल कोशिकीय? तो हम बहुत सारे सेल्स से बने हुए, तो हम क्या कहलाएंगे? बहुकोशिकीय प्राणी कहलाएंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कवक भी आता है आपका, ये आपका कवक फंजाई, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, आपने सुना होगा विषाणु, वायरस। आपने विषाणु सुना होगा, वायरस सुना होगा, और उसके साथ साथ आपने सुना होगा ब्रायड, प्रामोन, ब्रायड, प्रायोन, ब्रायड, प्रामोन। ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव नहीं, ये जीव नहीं है। जैसा वायरस होता है ये जीव नहीं होता है, इसमें कोई भी जीव नहीं होता है। ये वायरस क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म कण बोल सकते हैं या सूक्ष्म संरचना बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं इस स्लाइड में मैंने क्या बात की है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव जिन्हें हम, या ऐसे जीव जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है हमें सूक्ष्म जीव को देखने के लिए, ठीक है। कुछ उदाहरण मैंने लिखाए हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, और ये उदाहरण लिखा है डाइएटम यूग्लिना जो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। कवक लिखा दिया, कवक कैसा होता है? बहुकोशिकीय या एकल कोशिकीय? तो ध्यान रखना, कवक कैसा होता है? बहुकोशिकीय। लेकिन इसमें, इस पृथ्वी पर जितने भी कवक हैं सभी कवक कैसे हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन एक कवक इसमें कैसा है? अपवाद। तो एक कवक अपवाद है जिसका नाम क्या है? ईस्ट। ईस्ट। तो ध्यान रखना, ये कैसा होता है? एकल कोशिकीय। यही अपवाद है कवक जगत का, ठीक है। कवक जगत का यही अपवाद है। आप इसका फोटो ले लीजिए। हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव में आपने सबसे ज्यादा नाम किसका सुना होगा? जीवाणु का सुना होगा। सबसे ज्यादा नाम किसका सुना होगा? जीवाणु का। यानी जीवाणु का आपने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे ज्यादा नाम क्या सुना है आपने? बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया। अब बात ये आती है कि बैक्टीरिया को सर्वप्रथम किसने देखा? बात क्या आती है? बैक्टीरिया को सर्वप्रथम किसने देखा? सर्वप्रथम किसने देखा? तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया को सर्वप्रथम देखा तो उन वैज्ञानिक का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। यानी जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था।
अब जब सोचो जीवाणु को देखा था तो जीवाणु का अध्ययन तो किया होगा इन्होंने, तो उस अध्ययन को यानी कोई किताब बनाई, कोई किताब लिखी, तो उस अध्ययन को हमने क्या बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। तो सोचो जीवाणु विज्ञान के जनक कौन थे? अगर खोज जीवाणु को किसने की, सर्वप्रथम किसने देखा, किसने की, तो ध्यान रखना किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने देखा है वही कौन होंगे? जनक। कौन होंगे? वही जनक होंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी आई होप। और कहाँ देखा था इन्होंने जीवाणु को? वर्षा के पानी में देखा था। कहाँ देखा था? वर्षा के पानी में देखा था। तो ध्यान रखना इन्होंने जीवाणु को कहाँ देखा था? वर्षा के पानी में देखा था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सूक्ष्म जीव में सबसे ज्यादा नाम किसका आता है? जीवाणु का आता है। और उस जीवाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा था? तो सर्वप्रथम जीवाणु को देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और जीवाणु का जिसमें अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। और उस बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन हैं? वही हैं जिन्होंने खोज की थी, जिन्होंने सर्वप्रथम देखा था। इनका नाम क्या है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आई होप आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, सूक्ष्म जीव के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म जीव जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम सूक्ष्म जीव की बात करने वाले हैं। अब सोचो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीव को सर्वप्रथम किसने देखा? हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीव की जनक कौन थे? सूक्ष्म जीव के जनक कौन थे? हम बात दिए गए सर सूक्ष्म जीव को किसने देखा था? क्या बात करने वाले हैं? सूक्ष्म जीव की। ठीक है, तो ध्यान रखना सूक्ष्म जीव एक वैज्ञानिक थे। सूक्ष्म जीव की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पाश्चर। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? लुईस पाश्चर। तो ध्यान रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अध्ययन करते उस विज्ञान को हम बोलते हैं जैविकी, सूक्ष्म जैविकी। क्या बोलते हैं हम? सूक्ष्म जैविकी। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो ध्यान रखना सूक्ष्म जीव के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन कौन से वैज्ञानिक ने किया था? लुईस पाश्चर ने। यानी सूक्ष्म जीव का अध्ययन किसने किया था? बात आ रही है कि सूक्ष्म जीव का अध्ययन किसने किया था? सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया था लुईस पाश्चर ने। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। आई होप ये दोनों बात आपको क्लियर होगी। फोटो ले लें इसका। आइए, सूक्ष्म जीव। मान लो हमने अभी क्या जाना? जीवाणु जान लिए, क्या है क्या नहीं है, सूक्ष्म जीव के बारे में जान लिया, वो भी जान लिया। ठीक है, अब बताइए सूक्ष्म जीव इस पृथ्वी पर, बात ये आ रही कि सूक्ष्म जीव मिलते कहाँ हैं? बात क्या है, क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म जीव मिलते क्या है? तो ध्यान रखना सूक्ष्म जीव इस पृथ्वी पर सभी जगह मिलते हैं, यानी सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। ठीक है, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल,
भूमिक यूनिवर्सल, यानी सभी जगह मिल रहे हैं क्या, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव सभी जगह मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, क्या हमारे हाथ में सूक्ष्म जीव हैं? बिल्कुल हैं। क्या आसपास सूक्ष्म जीव हैं? बिल्कुल है। ठीक है, सभी जगह क्या मिल रहे हैं? सूक्ष्म जीव सार्वभौमिक। तो ध्यान रखना, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, सभी जगह सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं। और कहाँ कहाँ? तो ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव एक तो आपका मिल रहा है जलमंडल, किसमें? जल मंडल, वायु मंडल, स्थल मंडल, यानी इस पृथ्वी पर कितने मंडल मिल रहे हैं? 3 मंडल मिल रहे हैं। जल मंडल मिल रहा है, वायु मंडल मिल रहा है, स्थल मंडल मिल रहा है। और इन तीनों मंडलों में क्या पाए जा रहे हैं? सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, जल में भी सूक्ष्म जीव हैं, वायुमंडल में भी सूक्ष्म जीव हैं, स्थल मंडल में भी क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। यानी सभी जगह क्या पाए जा रहे हैं? सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं। अब बात ये क्या है भाई कि हमारे टेम्परेचर में, क्या बात है, हमारे टेम्परेचर में जो सूक्ष्म जीव है, स्थल मंडल, जल मंडल, सभी जगह पाए जा रहे हैं। अगर टेम्परेचर कैसा रहा? प्रतिकूल, यदि प्रतिकूल वातावरण रहा तो, प्रतिकूल यदि वातावरण रहा, यानी प्रतिकूल वातावरण का तात्पर्य यह है कि वैसी जगह जहां पर हम नहीं रह सकते, यानी उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं अधिक होगा। यानी ताप कैसा होगा? अधिक हो सकता है जहां पर हम रह नहीं सकते, या तो ताप कैसा होगा? एकदम कम होगा, वहां भी हम नहीं रह सकते। तो वो कौन सा वातावरण कहलाता है? प्रतिकूल वातावरण कहलाता है, वातावरण कहलाता है। अब बात करते हैं कौन सा, मान लो अगर ताप का मान लो 100 डिग्री सी और 100 डिग्री सी से ताप कितना हो जाए? 100 डिग्री सी का ताप है, कितना ताप है? 100 डिग्री सी। तो 100 डिग्री सी जहाँ ताप रहता है, तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो 100 डिग्री सी पर भी मिलते हैं। 100 डिग्री सी पर भी क्या मिलते हैं? सूक्ष्म जीव। अब 100 डिग्री सी यानी ये ताप हाई है, तो 100 डिग्री सी पर ऐसे कहाँ मिलते होंगे? तो ध्यान रखना, आपके घरों में, मेरे घरों में, सभी के घरों में एक पानी गर्म करने वाला आता है गीजर, जिसे हम क्या बोलते हैं? गीजर। उसका ताप 100 से भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर भी क्या मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं गीजर में। अगर ताप कैसा रहा? एकदम कम ताप रहा, वहाँ भी क्या मिलते हैं? सूक्ष्म जीव। तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। अगर मान लो हमारे वातावरण का टेम्परेचर कितना हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो क्या हम वहाँ रह सकते हैं? नहीं भाई, हम तप जाएंगे, पता नहीं जल के राख भी हो सकते हैं। ठीक है। अब कम ताप, यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते हैं। कम ताप यानी माइनस जो है, यानी बर्फ की स्तर जो होती है एकदम नीचे, वहाँ भी नहीं रह सकते। अगर बात यहाँ भी नहीं रह सकते, यहाँ भी नहीं रह सकते, कौन? यानी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं जो यहाँ रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन कौन रह सकते हैं? सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। अगर बात करें तीसरी, तो यहाँ तीसरा आता है अवायवीय वातावरण। अब अवायवीय वातावरण का मतलब जिसमें वायु ना हो। तो सोचो, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? वायु। और हम लोगों को जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वायु की। तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? नहीं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। आई होप यहाँ पर भी पाए जाते हैं, आपको बात क्लियर हो गई होगी। यानी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी मिलते हैं जो अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना,
हमारे पृथ्वी पर 3 स्थलमंडल है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और सभी जगह क्या पाए जा रहे हैं? सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन इस चैप्टर का नाम ही क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव को पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए और आपके लिए, मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए कैसे होंगे? उपयोगी होंगे, यानी हमारे लिए लाभकारी होंगे। ठीक है, ऐसे जो सूक्ष्म जीव को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये स्लाइड ले लीजिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ये तो था सूक्ष्म जीव के बारे में इंट्रोडक्शन। ये सूक्ष्म जीव के बारे में क्या था? इंट्रोडक्शन। लेकिन अब बात करने वाले हैं हम, इस चैप्टर में जाने वाले हैं। तो चैप्टर में पहली हेडिंग है घरेलू उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। यानी हेडिंग क्या है? घरेलू उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग। सूक्ष्म जीव का उपयोग यानी घरेलू उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सूक्ष्म जीव का उपयोग या उपयोगिता कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखी भी हुई है, आप जरूर देखना। देखो क्या है? घरेलू उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग। ठीक है, तो घरेलू उत्पाद में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इसमें दही के बारे में। तो ध्यान रखना, घरेलू उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग या उपयोगिता, ये भी लिख सकते हैं, उपयोगिता। ठीक है, दही। अब हमें क्या बनाना है? सबसे पहले हम बनाने वाले हैं दही, और दही कैसे बनती है वो बताने वाला हूं। अब इसमें सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? दही। ठीक है, इंक डालू इसमें थोड़ा। दही, ठीक है, कैसे बनती है दही? ध्यान से समझना। ठीक है, कैसे बनती है दही? मान लो घर में क्या होता है? दूध होता है, दूध है ना। अब इस दूध में हम क्या डाल देते हैं? थोड़ी सी दही डाल देते हैं, यही तो करते हैं। और इसके अलावा कुछ और करते हैं? नहीं, है ना। थोड़ा सा क्या डाल देते हैं? दही। अगर घर में नहीं है तो क्या कहती है? मम्मी कहती है जाओ बेटा पड़ोस में मांग के लाओ। ऐसा कुछ होता है क्या? पड़ोस में जाओ, दही को मांग के लाओ। दही या थोड़ा सा क्या मिल जाए, थोड़ा सा अंश मिल जाए, और उसको किस में डाल दो? दही, दूध में। तो क्या जम जाती है? दही जम जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, मान लो आप गए पड़ोस में, थोड़ा सा जामुन भी बोल देते हैं इसको, खट्टा भी बोल देते हैं, और दही भी बोलते हैं। मान लो आप थोड़ा सा क्या ले आई? दही ले आए। उस थोड़े से दही, मतलब दही का आंशिक रूप ले आए थोड़ा सा। ठीक है, और किस में डाल दिया आपने? दूध में। तो क्या डाला आपने? दूध में आपने डाला LAB, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस में डाला आपने? दूध में। और दूध से क्या? दही बनी। यानी दूध में जैसे ही आपने क्या डाला? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
यानी दूध का क्या हो गया, स्कंदन हो गया, स्कंदन, स्कंदन हो गया। अब दूध का स्कंदन यानी क्लोटिंग हो गई, दूध फट गया यानी दही जम गई। क्या जम गई, दही जम गई, यानी दूध का क्या हुआ, स्कंदन हुआ। अब बात ये आती है कि दूध से जब दही बनती है तो कौन सा जीवाणु, ये एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया समूह है, इसमें से कौन सा जीवाणु है जो दूध से दही को बना रहा है। क्या कर रहा है, दूध से दही को बना रहा है, यानी कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो दूध से दही को बना रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टो, ये इसका उदाहरण है, लैक्टो वैसिलस, लैक्टो वैसिलस। और एक पाया जाता है स्ट्रेप्टोटॉक्स, स्ट्रेप्टोक्स कोकस, कोकस। तो इसमें क्या, लैक्टो वैसिलस, यानी इसमें क्या पाया जा रहा है, लैक्टोबैसिलस, और इसमें पाया जा रहा है स्ट्रेप्टोक्स कोकस। ठीक है। अब दूध से दही कौन बना रहा है, तो ध्यान रखना, दूध से दही जो जीवाणु बनाता है उस जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ही क्या बन रहा है, दूध से दही बन रहा है। क्या बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, यानी कर्ड बन रहा है, कर्ड, इंग्लिश में इसको कर्ड बोलते हैं। ठीक है, कर्ड बन रहा है यानी दूध से दही बन रहा है। तो देखिए, दूध से क्या बना, दही, यानी हमने दूध में क्या डाला, LAB डाल दिया, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डाला, जिसमें दूध में क्या हुआ, स्कंदन हुआ, और स्कंदन होने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, दही प्राप्त हुआ। किस जीवाणु, ये तो LAB एक समूह है जीवाणुओं का, उसके कुछ उदाहरण मैंने लिखे, एक तो स्ट्रेप्टोक्स कोकस लिखा है और एक आपका लिखा है लैक्टोबैसिलस। जिससे अब इन दोनों उदाहरण में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो दूध से दही को बना रहा है, तो ध्यान रखना वो उदाहरण है लैक्टोबैसिलस। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम जो दही बनी है, इनमें क्या क्या पाया जा रहा है, विटामिन B12 पाया जा रहा है, विटामिन B12 पाया जा रहा है, कार्बनिक अम्ल भी पाए जा रहे हैं, खनिज भी पाए जा रहे हैं। क्या क्या पाया जा रहा है, कार्बनिक अम्ल भी, और प्लस क्या पाए जा रहे हैं, खनिज। यानी विटामिन 12 भी पाया जा रहा है, कार्बनिक अम्ल भी पाए जा रहे हैं, खनिज भी पाए जा रहे हैं, यानी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयोगी है। हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ध्यान रखना, दही, दही जो लोग खाते नहीं है, कम खाते, ध्यान रखना, एक डॉक्टर माना जाता है दही को भी, क्योंकि दही आप डेली खाओ, थोड़ा खाओ लेकिन दही खाओ। तो दही में क्या पाया जाता है, विटामिन 12, और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए दही को खाना अनिवार्य है। खनिज भी पाया जाता है। ठीक है, और ये जीवाणु की वजह से, किसकी वजह से जमता है, जीवाणु की वजह से। तो ध्यान रखना, जो दही जमती है वो एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से जमता है। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे, ये समझेंगे कि ये जीवाणु, हाँ भाई, ये जीवाणु की वजह से ही जमता है। ठीक है, अब बात करने वाले जीवाणु। अब मान लो अगर दही में जीवाणु पाए जा रहे हैं तो हम दही को क्यों खाएं, क्योंकि इसमें जीवाणु नहीं। ये वो जीवाणु हैं जो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव जो हानिकारक है
उनकी वृद्धि को क्या कर देते हैं, ये रोक देते हैं, उन्हें बढ़ने नहीं देते हैं, उन्हें पोषणीय माध्यम नहीं देने देते। कौन, ये जीवाणु। जब हम दही खाएंगे तभी तो फायदा होगा, क्योंकि दही अंदर जाएगा और दही के जो जीवाणु होंगे किनसे लड़ेंगे, जो हमारे शरीर के हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है उनसे लड़ेंगे। तो ये जो हमारे शरीर के हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनसे लड़ेंगे, यानी उन्हें वृद्धि करने से क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, ये होता है दही का फायदा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या बताया था स्लाइड में, हमने दूध को लिया और उस दूध में क्या डाला, लैक्टोबैसिलस। हमने दूध को लिया, उस दूध में क्या डाला, लैक्टोबैसिलस। उस लैक्टोबैसिलस ने दूध में जाकर, लैक्टोबैसिलस का जो जीवाणु था, जीवाणु दूध में पहुंचा और उस जीवाणु ने क्या किया, अपनी संख्या को बढ़ाता गया, स्कंदन कर दिया, अपनी संख्या को बढ़ाता गया, क्या कर दिया, दूध को एकदम स्कंदित कर दिया, यानी फाड़ सा दिया। तो दूध से क्या बन गई, दही। यानी जो जीवाणु होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु में से जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये दूध के अंदर जाएगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और अपनी संख्या को जैसे बढ़ाता जाएगा तो दूध को क्या कर देगा, स्कंदित कर देगा या स्कंदन कर देगा या क्लोटिंग कर देगा, दूध को फाड़ से थक्का जमा देगा। कहने का तात्पर्य थक्का जमा देगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगी, दही प्राप्त होगी। ठीक है, और इस दही में क्या क्या पाए जा रहे हैं, विटामिन B12 पाए जा रहे हैं, कार्बनिक अम्ल पाए जा रहे हैं, खनिज पाए जा रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, उपयोगी हैं। अब जीवाणु मतलब इस दही में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु गया है, इस जीवाणु का हमारे शरीर में क्या कार्य है, जैसे हम दही को खाएंगे ये जीवाणु अंदर जाएगा, जो हमारे अंदर जो जीवाणु होंगे, जो हानिकारक, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव होंगे, वो उनकी वृद्धि को रोक देंगे। कौन, दही के जो जीवाणु होंगे वो। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने घरेलू उत्पाद में दूध से दही को बनाया। क्या बनाया, दूध से हमने दही को बनाया। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट और बात रह गई है, ये जो दही जमती है ये दही जो जमती है, ध्यान रखना, ये दही जो जमती है इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दही जो जमती है इसका नॉर्मल तापमान कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखना 40 डिग्री से, ध्यान रखना 40 डिग्री से कैसा होना चाहिए, ये 40 डिग्री से कैसा होना चाहिए, कम। इस पर हमारी ये सामान्य दही होती है जो जम जाती है। तो ध्यान रखना, इस दही का टेम्परेचर जो हम नॉर्मल घरों में जमाते हैं, उस दही का जो टेम्परेचर होना चाहिए 40 से कम, तो दही आसानी से जम जाती है। ये आपको क्लियर होगी। अब बात दूसरे घरेलू, मतलब पहला उपयोग हम जान चुके हैं, यानी हमने दूध से दही बनाना सीख लिया है। अब बनाने वाले हैं एक ऐसी दही, आपने सुनी है, एक ऐसी दही जो मीठी है। आप कहेंगे मीठी, तो जाहिर सी बात है उसमें चीनी होगी। नहीं 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 नहीं, जो प्राकृतिक रूप से कैसी है, मीठी है, यानी उसमें चीनी नहीं मिलाई गई होगी, प्राकृतिक रूप से कैसी होगी, वो मीठी होगी। अब इसके बारे में कौन सा, तो ध्यान रखना, कई राज्यों में, दूसरा पॉइंट, कई राज्यों में श्रीखंड, उस दही का नाम है श्रीखंड, तो जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं योगर्ट, श्रीखंड। ये श्रीखंड जो होता है दही जैसा ही होता है, परंतु ये मीठा होता है। ध्यान रखना, बिना चीनी के ये दही श्रीखंड। तो कई राज्यों में
ये जमाई जाती है, जिसमें एक राज्य है जो पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा श्रीखंड दही का निर्माण करता है। उस राज्य का नाम है राजस्थान। यानी राजस्थान में कौन सी दही? श्रीखंड दही। ये भी दही जो पहले नंबर पे पढ़ाई थी वो भी दही जमाई जाती है, ठीक है। श्रीखंड दही। अब इस श्रीखंड दही में कौन सा जीवाणु है, कौन से जीवाणु की मदद से, कौन से जीवाणु का उपयोग करते हैं जो ये श्रीखंड दही जमती है? तो ध्यान रखना, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस। उस जीवाणु का नाम क्या है? मैं जीवाणु का नाम लिख दे रहा हूं, लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस। लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस। इस जीवाणु के कारण ही कौन सी दही जमती है? श्रीखंड, जो कैसी होती है? मीठी होती है। तो ध्यान रखना, ये मीठी होती है और इसका भी टेम्परेचर होता है, इसका फिक्स टेम्परेचर तापमान होता है, फिक्स तापमान होता है 40 डिग्री, सॉरी इसका होता है 45 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, श्रीखंड दही में कौन सा जीवाणु उपयोग में ले रहे थे? तो ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस, ठीक है। इस जीवाणु से कौन सी दही जम रही थी? श्रीखंड, जो ज्यादातर इसका निर्माण कहाँ होता है? राजस्थान में। किस स्टेट में, किस राज्य में होता है? राजस्थान में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब हमने दही दो प्रकार की जमाना सीख ली, यानी बनाना सीख ली, ठीक है। हमने दही दो प्रकार की बनाना सीख ली, ठीक है। अब सीखने वाले हैं जैसे इडली, डोसा और ब्रेड, ये सारी चीज़ आने वाली हैं, ठीक है। इडली कैसे जमाते हैं? जैसे कि चावल को लो, पानी में भिगो दो, फिर उसके बाद मिक्सी में उसे पीस लो और उसमें इनो मिला दो। इनो मिलाने के बाद उसको धूप में रख दो। अब धूप में जब रखोगे तो ध्यान रखना इसके अंदर भी श्वसन होता है, जैसे हम श्वसन करते हैं उसमें भी श्वसन होगा। जैसे इनो डालोगे, आप धूप में रखोगे तो जो बुलबुले होंगे, जो उठेगा, हमने क्या डाल दी उसमें? एक कवक डाल दिए, जो इनो में पाई जा रही ईस्ट, उसको हमने क्या डाल दी? कवक डाल दिए। तो कवक के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी और उसमें क्या हो जाएंगे? छिद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छिद्र। और छिद्र के कारण क्या बनता है? इडली बन जाती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करने वाले हैं हम पनीर की, ठीक है। चीज शब्द सुना होगा आपने, चीज शब्द सुना होगा आपने। चीज ज़्यादातर इसका पिज्ज़ा में और चीज़ में मिलती है, वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं चीज़ सब, ठीक है। चीज़ कैसे बनाई जाती है? चीज़ कई प्रकार की होती है, ध्यान रखना। एक होती है चीज़ स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड से ली गई है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की, ठीक है। अब चीज़ हमने क्या किया? दूध को लिया। किसको लिया? दूध को। और दूध को हमने क्या किया? गर्म किया। और गर्म दूध में हमने क्या डाल दिया? नींबू डाल दिया। और दूध क्या हो गया होगा? दूध फट गया होगा। क्या हो गया होगा? फट गया होगा, फट गया। यानी हमने पात्र में गरम क्या लिया था? दूध लिया था। और दूध फटने के बाद नीचे क्या जम गए होंगे? जो ठोस पदार्थ सा होगा, जो थक्का जमा हुआ होगा, वो कहाँ जम गए होंगे? नीचे, इस तरीके से। और ऊपर एक तरल पदार्थ बन गया होगा, पानी जैसा। यानी ऊपर वाले भाग को हमने क्या बोला? तरल। और नीचे वाले में जैसे नींबू डाला तो क्या हुआ? ये इसको हम बोलेंगे स्कंदित भाग, स्कंदित भाग। तो हमने इसको तरल बोला,
तरल भाग बोला, इसको तरल भाग बोला, और इसको हमने क्या बोला, स्कंदित भाग। हमने क्या किया, चीज बनाने के लिए हमने पहले दूध को लिया, और दूध को लेने के बाद हमने क्या किया, दूध को गर्म किया, और गर्म करने के बाद दूध में हमने क्या डाला, नींबू डाला। नींबू डालते ही दूध क्या हो गया, फट गया। और दूध जब फटा तो उसका जो फटने के बाद जो भारी कण थे, जो भारी पदार्थ था या भारी जो चीज थी, वो कहाँ, नीचे बैठ गई, और तरल पदार्थ था कहाँ था, ऊपर आ गया। इस तरल भाग को बोला जाता है वे, ध्यान रखना, जिसका उपयोग इसमें प्रचुर मात्रा में, ध्यान रखना, इस वे में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन। क्या पाई जाती है, प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में, जिसमें इस तरल का प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का उपयोग जैसे कि मेडिसिन में बॉर्नवीटा सुना होगा, हॉर्लिक्स सुने होंगे, कॉम्प्लेक्स सुने होंगे, उसमें इस तरल का उपयोग होता है। ठीक है, उसमें इस तरल का उपयोग होता है। अब इस स्कंदित भाग, इस स्कंदित भाग से क्या हुआ, स्कंदित भाग से हमने क्या बनाया, चीज बनाई। ठीक है, चीज बनाई, हमने क्या बनाया, चीज बनाई स्कंदित भाग से, और साथ में हमने क्या बना दिया, पनीर बना दी। ये दोनों चीज बना दी हमने, स्कंदित भाग से क्या बना दी, चीज भी बना दी, पनीर भी बना दी। ठीक है, स्कंदित भाग से। अब ये चीज बनी या नहीं बनी, हमने क्या किया था इसमें, सबसे पहले हमने क्या किया था, इस स्कंदित भाग से हमने दो चीज बनाई, पनीर भी बनाई, चीज भी बनाई, और भी कई चीजें बन सकती हैं। ठीक है, हमने दो चीज मुख्य, हमने दूध को लिया, दूध को गर्म किया, दूध को लिया, दूध को हमने क्या किया, गर्म किया, और गर्म दूध में हमने क्या डाल दिया, नींबू को डाल दिया, जिससे दूध क्या हो गया, फट गया। और फटने के बाद जो बाहरी पदार्थ था वो नीचे जमा, और जो तरल पदार्थ था वो ऊपर आया। उस तरल पदार्थ को हमने क्या नाम दिया, वे, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जा रही है, प्रोटीन पाई जा रही है। और स्कंदित भाग को हमने, स्कंदित भाग जो बचा हुआ, उस भाग से हमने क्या क्या बनाया, पनीर बनाई, चीज बनाई, और भी वस्तु बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम दो चीज बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें से चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना इस चीज के बारे में। ठीक है, देखो स्विच चीज के बारे में बात करने वाले हैं, स्विच चीज। ठीक है, सर्वप्रथम चीज को कहाँ बनाया गया था, स्विट्जरलैंड में। कौन सी चीज बनाई गई थी, स्विट्जरलैंड, स्विच चीज बोलते हैं उसे, स्विच चीज, चीज बनाई गई थी सर्वप्रथम। कहाँ बनाई गई थी, स्विट्जरलैंड में। सर्वप्रथम चीज को जो बनाया गया था स्विट्जरलैंड में, इसलिए इस चीज को क्या बोलते हैं, स्विच चीज बोलते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम इसी चीज को बनाया गया था। अब इस चीज के कई प्रकार के टाइप हो सकते हैं, टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कि एक टाइप है, ये तो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। कैसे में बनाई गई थी, स्विट्जरलैंड में। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर बताता हूँ। देखो, अब स्विच चीज बनाई गई थी, तो उस चीज के कई टाइप होते हैं, स्विच चीज के, ओनली स्विच चीज के कई टाइप होते हैं। ठीक है, और इस स्विच चीज को हमने किसके द्वारा बनाया था, जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो जीवाणु के द्वारा बनाया था, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके चीज, स्विच चीज के कई टाइप होते हैं, स्विच चीज। ठीक है, इसमें पहला एक ही बता रहा हूँ। ठीक है, पहला रॉक्यूफोर्ट, क्या है, रॉक्यूफोर्ट चीज। और इस चीज को बनाने के लिए जो कवक लिया गया था पेनिसिलियम। नाम क्या था,
पेनिसिलियम नाम था, पेनिसिलियम रक्यूफोर्ड, ये कवक का नाम था। ठीक है। स्विट्जरलैंड में सर्वप्रथम किसको बनाया गया था? चीज को बनाया गया था। उस चीज का नाम क्या रखा जाता है? स्विज चीज। और स्विज चीज का एक टाइप है जैसे रॉक्यूफोर्ड चीज बोलते हैं, उसमें एक कवक का प्रयोग किया गया था, यूज किया गया था। उस कवक का क्या नाम है? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्ड। ठीक है, आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके आगे का जो लेक्चर है वो बाद में आएगा, अगली क्लास में देखेंगे। अब आपका ये पूरा चैप्टर कराया जाएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन बन सके वो बनाओ घर पे, मेरी वीडियो देखो। अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो कृपया एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।